guys, how are you all? I hope that you all are good and doing your studies well at your home. Welcome back to EduQueen channel and this is Kitu. Today we are going to read the most amazing topic that you can see. Today we are going to read gravitation. Yes, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन, जो कि है एक बहुत अच्छा टॉपिक फिजिक्स का. तो चलिए पढ़ते हैं क्या है ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन, यस ग्रेविटेशन, आप सब फैमिलियर हैं इस वर्ड से. एग्जाम्पल लेते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, वो पेड़ के नीचे बैठा और उस पेड़, वो एप्पल का पेड़ है, उस पेड़ पर से एप्पल नीचे गिरता है. जब उस पेड़ पर से एप्पल नीचे गिरता है तो वो अपने पेरेंट्स से पूछता है ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये हवा में ही क्यों नहीं उड़ा, नीचे ही क्यों गिरा ये. तो उसके पेरेंट्स उसे आंसर देते हैं कि नीचे अर्थ ने उसको अट्रैक्ट किया, दैट इज़ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे कि मैग्नेट, जब हम मैग्नेट को लेते हैं, दो मैग्नेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो सेम एज हमारी अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. सेम एज इन आवर यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में अर्थ है, सन है और प्लैनेट्स हैं, वो कैसे एक ही जगह टिके हुए हैं, वो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं, क्योंकि उनके बीच में भी क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशन ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी इज अ फोर्स that is exist between any two object, any two bodies in this universe. हम सबके बीच में, हर दो बंदों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है. तो चलिए और पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है. In ancient time people knew that there are only 7 bodies that move around the sun. लोगों को पता था कि सिर्फ 7 बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड या फिर जो स्पेस में घूमती है. तो फिर थ्योरीज दी कुछ साइंटिस्ट ने हमारे, तो एक मोस्ट रिफाइंड थ्योरी दी थी पटोलमी ने 2nd सेंचुरी एडी में, जो कि एक बहुत अच्छे ग्रीक एस्ट्रोनॉमर रहे हैं हमारे. उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, सन, मून एंड ऑल प्लैनेट्स वर इन यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कल्स कॉल्ड एपिसाइकल्स विद मोशनलेस अर्थ एट सेंटर. उनके अकॉर्डिंग जो सन है, मून है और सभी प्लैनेट्स हैं, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में सर्कल्स में, उन सर्कल को उन्होंने नाम दिया एपिसाइकल्स में, घूमते हैं किसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, मोशनलेस. कि उन्होंने कहा कि एक फिक्स्ड अर्थ है और अर्थ के चारों ओर सन, मून और सभी प्लैनेट्स घूमते हैं, और जिन ऑर्बिट में घूमते हैं, जिन सर्कल में वो घूमते हैं, उन्होंने उसको नाम दिया एपिसाइकल्स. तो उनकी थ्योरी देखते हैं कैसी रही होगी. उनके अकॉर्डिंग ये अर्थ है जो कि मोशनलेस है, फिक्स्ड है, उसके चारों ओर मून, सन एंड ऑल प्लैनेट्स. सपोज दिस इज मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड अप टू सो ऑन. उनके अकॉर्डिंग इस तरह से प्लैनेट्स हैं, हमारे स्पेस में घूमते हैं. उन्होंने अपनी थ्योरी को नाम दिया जियोसेंट्रिक थ्योरी. व्हाई जियोसेंट्रिक थ्योरी? यस, गेस. हियर जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ एंड सेंटरिंग मीन्स इन सेंटर. जिस थ्योरी में अर्थ सेंटर में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, जियोसेंट्रिक थ्योरी. जो पटोलमी की थ्योरी थी वो बहुत दिनों तक चली. अब पटोलमी की थ्योरी 14वीं सेंचुरी तक अनचैलेंज्ड रही, बट ये बात अलग है कि लोग आपस में बातें करते थे, कोई कुछ कहता था, किसके कुछ व्यूज़ थे. फिर एक इंडियन मैथमेटिशियन आए, आर्यभट्ट, जिनका जन्म हुआ था 476 एडी में. तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो सन है वो सेंटर में रहता है और सारे प्लैनेट्स उनके चारों तरफ घूमते हैं. पर फिर भी जो ये पटोलमी की थ्योरी थी, लोग इसी को मानते थे. तो फिर उसके बाद हमारे आए कोपरनिकस, जिसने इस थ्योरी को बिल्कुल चेंज कर दिया था. तो चलिए देखते हैं कोपरनिकस ने क्या कहा था. फिर पटोलमी की थ्योरी को डिस्कार्ड किया किसने, कोपरनिकस ने. उन्होंने कहा कि जो अर्थ है, सभी प्लैनेट्स हैं, वो सन के चारों तरफ घूमते हैं. देखो कैसे घूमते हैं. सपोज दिस इज सन एंड ऑल प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस. ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. तो ये सब है, सन के चारों तरफ घूमते हैं. कोपरनिकस की थ्योरी को इतना माना गया कि जो यूरोपियन एस्ट्रोनॉमी है वही आइडियाज़ ऑफ कोपरनिकस से स्टार्ट हुई. तो फिर इस थ्योरी का नाम दिया गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी. व्हाई हीलियोसेंट्रिक थ्योरी? बिकॉज हीलियो मीन्स सन, सेंट्रिक मीन्स सेंटर, मीन्स जिसमें सन सेंटर पर हो उसको हम बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, जो कि दी थी कोपरनिकस ने. तो कोपरनिकस के बाद हमारे आए टाइको ब्राहे. कौन आए?
कोपरनिकस के बाद आए टाइको ब्राहे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंक्लूजन मतलब पूरी एक्यूरेट मेजरमेंट्स निकाली स्टार्स और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस कितना है, सन और प्लैनेट मतलब सब कुछ डिस्टेंस निकाला, बहुत अच्छी एक्यूरेट मेजरमेंट। फिर उसके बाद आए हमारे जोहन केपलर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तो एनालाइज किया टाइको ब्राहे के डाटा को, पहले अच्छी तरह से एनालाइज किया। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जो सन है उसकी चारों तरफ जो अर्थ और प्लैनेट्स घूमते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। दे मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। एंड व्हाट इज इलेप्टिकल ऑर्बिट मीन्स इन द शेप ऑफ ओवल, सब ओवल की शेप में घूमते हैं, मतलब जो ऑर्बिट है वो हमारी सर्कुलर नहीं है। उसके बाद केपलर्स के 3 लॉ भी आगे आए हमारे, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ पीरियड्स एक्सेट्रा। तो चलिए अब आगे जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है हमारा। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यस, ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो व्हाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? हमने वीडियो की स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था एक एप्पल का और एक बच्चे का, कि एक बच्चा है वो पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ पे से एप्पल गिरता है, वो एप्पल नीचे गिरता है, तो वो क्वेश्चन पूछता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर दिया था वो दिया था न्यूटन ने। उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि जो अर्थ है उसको मतलब जो एप्पल है उसको अर्थ अट्रैक्ट करती है। तो उन्होंने बताया था कि जिस तरह से अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है उसी तरह से यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं हर 2 चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स। हर एक पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यही था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो चलिए देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स और 2 ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Yes, वो फोर्स, अट्रैक्शन का वो फोर्स किसके बीच में, 2 पार्टिकल्स या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किससे, प्रोडक्ट से, उनके मासेस के प्रोडक्ट से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो किससे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी डेफिनेशन में इसका फॉर्मूला भी छुपा है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। इन्होंने बोला है सपोज 2 ऑब्जेक्ट्स, कंसिडर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2। पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है जिनके मासेस है m1 एंड m2। दे बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। सो इससे हमने एक फॉर्मूला बनाया है। तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पार्टिकल्स और 2 ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले लिखते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस के प्रोडक्ट से। तो मासेस क्या है, m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर डिस्टेंस क्या है, r, इट मीन्स r का स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला हमारा बनता है F = G m1 m2 by r square. So you all guys are thinking that what is this G? Yes, the capital G. This G is universal gravitational constant. This G is universal gravitational constant. तो आगे हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। So universal gravitational constant. So we know that F = G m1 m2 divide by square, हमने अभी निकाला था। तो अगर m1 m2 के इक्वल हो जो कि हो 1 kg एंड जो r जो हमारा डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो फोर्स के इक्वल है। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स if mass of the both objects is equal 1 kg and the distance between them is 1 meter. Okay, so इसकी ऐसा यूनिट देखते हैं, इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L3 T - 2। ओके,
तो चलिए आगे हम देखते हैं कुछ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, और जो डिस्टेंस है हमारी अर्थ का उसकी वैल्यू निकालेंगे हम आगे। सो अभी हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू बतानी रह गई थी। जो कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और उसकी यूनिट हमने देखी ली थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे मास ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ है, हम जिस पर रहते हैं, उसका मास कितना है। बेसिक सी बात है, हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी अर्थ का मास क्या है। तो चलिए पहले डराइव करते हैं, निकालते हैं न्यूमेरिकली मास ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ। सो हमें पता है F इज इक्वल टू G/m/r²। तो यहाँ पर जो G है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कैपिटल M है वो हमारी अर्थ का मास है, जो दूसरा M है वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एंड दिस R इज द डिस्टेंस। ओके, सो हमें पता है F है वो mg के इक्वल होता है, F इज इक्वल टू mg। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे mg इज इक्वल टू G/m/r²। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम मास ऑफ द अर्थ निकालेंगे तो फॉर्मूला आएगा G/r²/G। तो ये G है, ये होती है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। तो इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। r जो हमारी डिस्टेंस है, मतलब हमारी अर्थ के बीच में, तो वो क्या है 6400 किलोमीटर है। अगर हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और कैपिटल जी की वैल्यू हमने अभी देखी थी 6.67 इंटू 10⁻11। जब हम कैलकुलेट करेंगे ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट दैट द आंसर इज 5.98 इंटू 10⁻24 kg, एंड ऑन एस्टिमेशन जब हम इसे एस्टिमेट करेंगे तो ये अप्रोक्स 6 इंटू 10⁻24 kg हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है हमारी अर्थ का मास। ओके, तो ये तो हमारी अर्थ का मास। तो चलिए अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है, मतलब कि जैसे बीच में हमारी सन है वो एक सेंट्रिक है ना, मतलब सेंट्रल फोर्स है। सेकेंड वन इज फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर। ये इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कोई इट डजंट मैटर द पाथ एंड एवरीथिंग, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट। थर्ड है नेग्लिजिबल इन केस ऑफ फ्लाइट बॉडीज। जो हल्की बॉडीज होती है उनकी केस में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि एग्जाम्पल है तो मतलब होता ही नहीं है। थर्ड इज डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। ये डिपेंड नहीं करता कि इसके साथ अगर कोई और बॉडी है नहीं है, इट डजंट डिपेंड। एंड नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज फोर्स है। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव फोर्स, एंड आई एम श्योर दैट ये तो आपने 6th चैप्टर में प्रूफ किया भी होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, हाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, जो डिपेंड नहीं करते हैं कि पाथ पे। ओके, सो लास्ट है इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। ये नेचर में कैसा है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट करता है। ओके, तो ये थी हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स की। So I hope that you understood these characteristics properly. We reach at the end of the video. So I hope that you all guys understood today's topic. Today's topic was really amazing and the most easy topic. So I hope that you all guys like it. And if you all understood the topic, then please like, share and subscribe. And don't forget to press the bell icon. Thank you. Have an amazing day. Bye bye. Take care.